हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी और फाउंडेशन क्लासेस फॉर नीट एग्जामिनेशन। ये सभी लेक्चर मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा। जो नीट्स के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी का निचोड़ मैं इन वीडियोज़ के अंदर लेकर आऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर कौन सी रेफरेंस बुक लें जो नीट के लिए बढ़िया रहेगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए और बेस मजबूत करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th एंड 12th। जब तक आप एनसीईआरटी को कवर नहीं कर लेते, कोई भी रेफरेंस बुक को आप हाथ ना लगाएं। मेरी राय ये है, एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए, पेंसिल लेके बैठिए, लाइन टू लाइन हेडलाइन कीजिए, जो मेन पॉइंट आए अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट कीजिए क्वेश्चन फॉर्म के अंदर। उसके बाद जब नीट आप कर लेते हो, एक बार, दो बार, तीन बार नीट कर एनसीईआरटी कर लेते हो, 2 या 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़िए और रेफरेंस बुक में मैं आपको 1 या 2 रेफरेंस बुक बताऊंगा जिनको आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। एररलेस एक बुक आती है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, उस बुक को आप ध्यान से देखिए। उसका इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन दोनों आते हैं, ठीक है। एररलेस बुक को आप कंसल्ट कीजिए, बीएससी लेवल तक के वो आपको कवर करती है, ठीक है। एनसीईआरटी तो है ही है, उसके साथ साथ वो कवर करती है बीएससी लेवल तक को, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब्स पर लेक्चर देखिए, ठीक है। डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स को देखिए। ये नहीं कहता मेरे लेक्चर देखिए, अगर और किसी टीचर का समझ आ रहा है तो आप उन लेक्चर्स को भी लेकर चलिए। और जब भी कोई लेक्चर देखो या जब भी कभी आप स्टडी करते हो तो उस टाइम आप एक नोटबुक अपने पास में रखिए, ठीक है। क्योंकि नोटबुक पास में रखने का फ़ायदा ये होता है कि लाइन टू लाइन आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी मेन पॉइंट आपको लगा और आपके माइंड में ये आया ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हाथों हाथ उसको लिख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 दिन तक ऐसे करोगे, उसके बाद जो आपने मैटर बनाया उसका रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो हर बुक की एक सॉफ्ट कॉपी उसके अंदर रखिए, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रखिए। सॉफ्ट कॉपी का फ़ायदा ये होगा, अगर आप कभी भी कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, घर से बाहर बैठे हो, कहीं बैठे हो, टाइम पास करना है, और तो सॉफ्ट कॉपी को खोलिए और उसकी स्टडी करते रहिए। तो एक तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, टाइम बचेगा, और आपकी स्टडी भी क्या रहेगी, जारी रहेगी, ठीक है। तो सभी बातों का एक निचोड़ एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, नीट के अंदर। मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर के अंदर मैंने नीट के क्वेश्चंस को देखे हैं, किस टाइप की उनकी लैंग्वेज होती है, किस टाइप से उनको बनाया गया है, ठीक है। वो सभी मैटर को मैं लेकर आऊँगा इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर। एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस भी लेकर आऊँगा। एक तरीके से आपकी फाउंडेशन क्लासेस आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो भी फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। बिल्कुल इजी चैप्टर है, समझने में आसान है, लेकिन इस चैप्टर में से घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वो सभी डाउट मैं इन लेक्चर्स में ख़त्म कर दूंगा आपके। ओके स्टूडेंट, सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड 11th क्लास बायोलॉजी नीट फाउंडेशन क्लासेस। ओके, द लिविंग वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? क्या आप लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हो? लाइफ को एक वर्ड के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। लाइफ को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैरेक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। क्या लाइफ क्या है कोई नहीं बता सकता, एक डेफिनेशन नहीं बता सकता लाइफ क्या है, लेकिन उसको कैरेक्टराइज करके आप ये बता सकते हो कि लाइफ क्या है। ओके, सो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ ए यूनिक complex organization of molecules that expresses themselves through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptations, reproduction, ठीक है। अब लाइफ क्या हो सकती है? लाइफ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है वो कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो हमारी लाइफ की सबसे जो फंक्शनल और यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। एक सेल से फिर आगे क्या बनते हैं?
टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर आगे टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से फिर आगे क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरी ऑर्गेनिज्म बनती है। ठीक है, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सेल से स्टार्ट हो रही है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, वो लीड्स करती है किसको, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्सिवनेस को, अडेप्टेशंस को और रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये एक लाइफ की डेफिनेशन हो सकती है। इट इज़ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of molecule that expresses themselves through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। अब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को करेक्टराइज कर सकते हैं, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन बाय वन वी डिस्कस all these characters। okay, so the first character is definite shape and size। okay, definite shape and size, the living organism having definite shape and size, उनका एक आकार होगा, उनका एक साइज होगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मॉर्फस, जिसको बोलते हैं मॉर्फस। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अपने बोलेंगे एमॉर्फस, यानी उनकी कोई डेफिनेट साइज़ नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, साइज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ एक एक्सेप्शन आता है अमीबा। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोन। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेट शेप एंड साइज इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म का लगभग आकार और साइज़ क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिनकी डेफिनेट साइज़ और डेफिनेट शेप होती है, मॉर्फस। मॉर्फस मीन्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स बाह्य आकारिकी। ठीक है, वो डिसाइड होती है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी मैंने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? एक कहानी स्टार्ट हो रही थी सेल से और कहाँ ख़त्म हो रही थी, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल ही सारे फंक्शन कर रही है, सेल डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। सिर्फ सेल क्या पड़ी है, मास ऑफ सेल पड़ा या एक सेल पड़ी है, यूनिसेलुलर पड़ा बैक्टीरिया या मल्टी सेलुलर पड़ा है। ठीक है, लेकिन वो सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। और सारे वर्क जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है या लाइफ के जो भी प्रोसेसेस है उनको एक सेल कर रही है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर आप देखोगे, पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अमीबा में क्या होता है, प्रोटोजोन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब जब सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, टिश्यूज़ बनाती है, ए ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। ठीक है, जब टिश्यू बनाती है तो टिश्यू सारे फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब टिश्यू किस में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, टिश्यू सिस्टम से बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं सॉरी, टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम क्या बना रहे हैं, फिर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक लाइफ के, एक छोटी सी सेल से स्टार्ट हो रहा है और बड़े बड़े ऑर्गन तक ये पहुंच रहा है। ठीक है, सेलुलर लेवल स्टार्ट हुआ था, सेलुलर लेवल, टिश्यू सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ए नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ। यहाँ से नीट का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार यहाँ से नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज़ ए परमानेंट एंड irreversible change. Growth is a permanent and irreversible change. Irreversible change, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, what is growth? Growth is a permanent and irreversible change होता है।
ठीक है, इन द साइज ऑफ ए सेल और एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। ओके, अब ग्रोथ कैसे हो सकती है? ड्राई वेट में ग्रोथ हो सकती है, मास में ग्रोथ हो सकती है, नंबर में ग्रोथ हो सकती है, नंबर ऑफ सेल में ग्रोथ हो रही है, मास के अंदर ग्रोथ हो रही है, ड्राई वेट के अंदर ग्रोथ हो रही है। अब ड्राई वेट में भी सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, सेल के बाहर भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेल के अंदर सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं, ओके, सेल के बाहर भी सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ओके, वो लिविंग मैटर बढ़ रहा है, सेल के बाहर जो नॉन लिविंग मैटर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ड्राई वेट को अपने क्लासिफाइड कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मीन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दीज आर increases. Okay, epoplasmic means outside the cell, cell wall, non living material is produced here. growth हो रही है, नॉन लिविंग मटेरियल बन रहा है, सेल वॉल बन रही है बाहर, उसको बोलेंगे एपोप्लाज्मिक। अंदर हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, अब यहाँ के स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, कन्फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल से अगर मैं सेल वॉल निकाल दूं, ठीक है, मेरे पास एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल से मैं सेल वॉल को निकाल रहा हूँ, सेल वॉल को निकाल दिया, जो रेस्ट सेल बची है, जो पीछे सेल बची है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल वॉल निकालने के बाद जो सेल बचती है, सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? अब प्रोटोप्लास्ट। ओके, अब मैं इस प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन भी निकाल दूं, सेल मेम्ब्रेन को भी बाहर निकाल दूं, तो पीछे जो बचेगी उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी है उसमें, साइटोप्लाज्म भी है उसमें, सेल ऑर्गेनेलीज भी है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? सेल मेम्ब्रेन निकाल दी, सेल वॉल निकाल दी, पीछे जो स्ट्रक्चर बची है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब मैं इस प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल दूँ। ठीक है, न्यूक्लियस को निकाल दिया, पीछे क्या बचा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, पीछे क्या बचा? सिर्फ साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज अबेंडेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अब अगर मैं इस साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेलीज को 1 बाय 1 निकाल दूं, हो सकता नहीं ऐसा, लेकिन मैं अगर मान लो मैं निकाल दूं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज को निकाल दूं, पीछे जो मैट्रिक्स बचेगा, लिक्विड मटेरियल बचेगा, उसको बोलते हैं सिस्टोल या हाइलोप्लाज्म। ओके, सिस्टोल या हाइलोप्लाज्म। सो no doubt in protoplast and protoplasm. Okay, now we discuss about what is development. Development is the sum total of changes that occurs in an organ or organism during its lifetime. पूरी लाइफ टाइम के अंदर जो भी ऑर्गन्स में चेंज हो रहे हैं या ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, उसकी सेल्स ग्रोथ कर रही है, उसका ड्राई वेट बढ़ रहा है सेल्स का, उसका मास बढ़ रहा है, उसका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, ग्रोथ करता है। लेकिन ह्यूमन एनिमल्स के अंदर क्या होता है? ग्रोथ एक टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। एक टाइम पीरियड तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन हमारा माइंड फिर भी डेवलप हो रहा है, हम नई नई बुक्स पढ़ रहे हैं। आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते थे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, अब 11th में आए तो क्या हुआ? सिलेबस क्या हो रहा है? वाइल्ड हो रहा है। उस वाइल्ड के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने माइंड को क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? इस माइंड का क्या कर रहे हो? डेवलपमेंट कर रहे हो। इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। साइकोलॉजी के अंदर भी वृद्धि और अभिवृद्धि में फ़र्क होता है। ठीक है, एक वृद्धि होती है, एक अभिवृद्धि होती है। ओके, तो वही बात है, ग्रोथ तो क्या होती है? यूनिक टाइम तक होकर रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो रहा है? थ्रू आउट लाइफ चल रहा है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नए रिलेशन बनाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, माइंड से। तो हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने माइंड को। ठीक है, तो ये हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एनिमल सेल्स के अंदर तो ग्रोथ क्या होती है या डेवलपमेंट एक टाइम पीरियड तक होती है, ग्रोथ एक टाइम पीरियड तक होती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये पूरी लाइफ चलती रहती है ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लाइफ टाइम क्या करता है? डिवीज़न करता रहता है और पीछे क्या बनाता रहता है? परमानेंट टिश्यूज़ बनाता रहता है।
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, xylem, phloem, these kind of permanent tissues are made up by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट के अगर बात करें तो ग्रोथ क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, लेकिन एनिमल में एक टाइम पीरियड तक चलेगी, उसके बाद ये रुक जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ग्रोथ रुकने के बाद सेल डिवीज़न करना बंद कर देती है? नहीं करती, सेल डिवीज़न करती रहती है, लेकिन नंबर इंक्रीज़ नहीं होता। वो क्या करती है, एक टाइम पीरियड के बाद जब ग्रोथ रुक जाती है तो जो पुरानी सेल हैं, डेड सेल हैं, उनको रिप्लेस करती है और वहाँ नई सेल आती रहती है, सेल डिवीज़न करती रहती है। ओके स्टूडेंट, नाउ 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ग्रोथ के अंदर? सेल डिवीज़न जो अभी मैंने बात की, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है। सेल इनलार्जमेंट, सेल अपना साइज बढ़ा रही है, तो ये भी क्या एक ग्रोथ है। सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, बाहर क्या कर रही है, सेल वॉल बनाई जा रही है, ठीक है, सेल वॉल बन रही है। एपोप्लाज्मिक मीन्स नॉन लिविंग सब्सटेंसेस बन रहे हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ये किसका टाइप है, ग्रोथ का टाइप है, ठीक है। अब क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की या नहीं है? ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। जैसे आप देखो, कोई पत्थर है, आंधियाँ चल रही है, ठीक है, तो उस पत्थर के ऊपर क्या हो रहा है, जमे जा रहा है, क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल भी क्या होते हैं, जुड़ते जाते क्रिस्टल क्या करते हैं, एक मास ऑफ क्रिस्टल बना देते हैं। पहाड़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, रेतीले टिल्ले जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आंधी आती है और आती है तो रेत इकट्ठी हो जाती है, वो भी बढ़ जाते हैं, तो उनकी भी तो ग्रोथ हो रही है। वो नॉन लिविंग है, लेकिन उनकी भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, अब अपने बात करते हैं, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है नॉन लिविंग और लिविंग की। अभी मैंने बात की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एक्रिएशन। एक्रिएशन, नोट डाउन दिस, नीट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है उसको एक नाम दे दिया इंटरसेप्शन, और नॉन लिविंग में हुई उसको क्या बोल दिया, एक्रिएशन। नाउ व्हाट इज इंटरसेप्शन? लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देयर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल, अभी बात की एपोप्लाज्मिक एंड प्रोटोप्लाज्मिक, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी, सेल डिवीजन। ओके, अब एक्रिएशन क्या होता है? नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। अभी मैंने बोला टीले बन रहे हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है, सैंड, स्टोन्स, माउंटेन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, एक्रिएशन के एग्जाम्पल स्टोन, क्रिस्टल्स, माउंटेन, these are the example of accretion growth. Intersection means all the living organism growth. Okay, now we discuss about 4th characteristic of living organism, metabolism. Very important. Okay, metabolism is a defining property of living organism, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, नॉन लिविंग में बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, क्या होती है मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर अकर इन ए सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देयर आर 2 काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक 2 टाइप की रिएक्शंस हो रही है। एक को बोल रहे हैं बिल्डिंग अप रिएक्शंस, एक को बोल रहे हैं ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है। बिल्डिंग अप रिएक्शन, एक को बोल रहे हैं ब्रेक डाउन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों साथ साथ हो सकती है? हो सकती है। कैसे? एक सेल के अंदर आप देखोगे तो सेल के अंदर आप देखोगे रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, कुछ नए सब्सटेंस भी बन रहे हैं वहाँ पे,
प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है क्योंकि राइबोसोम में बाहर आके भी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या हो रही है, वो कुछ ना कुछ बन रहा है वहाँ पे, तो एनाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन एटीपी तो बन रही है ना। एनाबॉलिज्म क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, फूड बनता है, तो वो क्या, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, synthesis of complex substances are occur in anabolic reactions, for example protein synthesis, photosynthesis. Second is catabolism, breakdown reaction, okay, destructive metabolism, it is known as destructive metabolism, breakdown of complex substances, respiration, digestion, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड किस में टूट रहा है, सिंपलर फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर, प्रोटीन किस में टूटता है, एमाइनो एसिड के अंदर, फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड्स के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, ओके। तो फैट्स क्या, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन क्या, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, जो पॉलीसैकेराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट है वो किसका है, पॉलीमर मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड यूनिट मिलकर बाईसैकेराइड बनाते हैं, डाईसैकेराइड डाई आगे मिलकर पॉलीसैकेराइड, ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है भी मेटाबॉलिक इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इतना ही करते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक को आपने डिस्कस किया, एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन करते जाना, साथ में मेरा वीडियो देखना, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका क्वेश्चन रखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।